हाँ जी नमस्कार। कल हम लोगों ने मूल अधिकार का अनुच्छेद 13 अच्छी तरीके से पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने समानता का जो अधिकार है उसमें 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों को एक बार पढ़ लिया था, जिसमें हमने 14 में पढ़ा था कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों पढ़े थे। तो जो विधि के समक्ष समानता है इसको ग्रहण किया गया है विल्टेन से, ये याद रखना है आपको, विल्टेन भी कि इसको कहां से लिया है। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण इसे ग्रहण किया गया है अमेरिका से। अगर आप इसको और डीप पढ़ना चाहें तो ये जो अवधारणा है विधि के समक्ष समानता, इसको नकारात्मक माना जाता है, उसके कुछ पहलू हैं। और ये जो है विधियों का समान संरक्षण, इसको सकारात्मक अवधारणा माना जाता है। दोनों कहां से ग्रहण किए गए हैं ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15 और 15 के सारे भाग आज पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 15 में आपको बताया था 15(1), जहां आपको बताया था कि राज्य 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 आधार थे: धर्म, जो 5 आधार आपको बताए गए थे वो बताए गए थे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। एक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 15(2) के अंतर्गत क्या लिखा गया है। जो 15(2) लिखा गया है उसके अंदर बताया गया है कि कहां कहां पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको हमने बताया था कि कोई सार्वजनिक जगह है, कोई होटल वगैरह है, या कोई जहां आपके सार्वजनिक बस स्टैंड है, रेलवे है, कोई भी है जो सार्वजनिक है, उस पर आपके साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 5 आधारों पर। हम लोगों ने इसके बाद 15(3) देखा था। 15(3) में आप लोगों ने देखा था कि राज्य चाहेगा तो महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कोई कानून बना सकता है। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कानून बना सकता है। यह आपको याद रखना है, 15(3) के अंतर्गत है। इसके बाद 15(4), 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में किया गया उसमें यह लिख दिया गया अनुच्छेद 15(4) जोड़कर कि राज्य ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, SC ST के उत्थान के लिए, जो ST वर्ग है, OBC वर्ग है, SC वर्ग है, मतलब जो पिछड़े हैं, उन सबके उत्थान के लिए राज्य चाहेगा तो कानून बना सकता है। ये लिख दिया था, नियम बना सकता है, ये लिख दिया था 15(4) में, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 15(5) आता है। 15(5) जो था 93वां संविधान संशोधन 2005 में करके 15(5) में ये लिख दिया गया कि SC ST OBC इन वर्गों के जो छात्र हैं उनके लिए शैक्षणिक और जो निजी क्षेत्र के संस्थान हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके अंतर्गत रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इसके बाद जो 15(6) जोड़ा गया 15(5) के बाद में, 15(6) को अभी कुछ दिन पहले जोड़ा गया था 2019 में, सन याद रखना है आपको। 103वां संविधान संशोधन किया गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 15(6) जोड़ा गया आर्टिकल, और उसमें लिख दिया गया
कि ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य 10% आरक्षण का प्रावधान करेगा। ईडब्ल्यूएस मतलब जो आर्थिक रूप से सवर्ण जाति के पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये आप लोगों ने देखा, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, 15(3) में क्या है। तो 15(1) के अंतर्गत ये लिखा गया है, जैसा कि आपको बताया मैंने, धर्म 5 आधार है। इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में आपके सामने लिखा दिया कि ये जो 5 आधार है, इन आधारों पर कहां भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई सार्वजनिक जगह है, कोई बस स्टैंड है, या कोई ऐसी कोई भी सरकारी संपत्ति है जो सरकार के द्वारा या अर्ध सरकारी है वहां पर, या पर निजी भी है, पर इन आधारों पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सामूहिक जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(3) में उसके बाद ये लिखा गया कि राज्य चाहेगा तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद 1951 में 15(4) जोड़ा गया, और 15(4) में ये लिख दिया गया कि राज्य जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए प्रावधान कर सकता है। जब 15(5) जोड़ा गया, ये 2005 में 93वां संविधान संशोधन करके, और ये लिख दिया गया कि निजी और सरकारी सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण SC ST OBC वर्ग को दिया जाए। उसके बाद में 15(6) जोड़ा गया, जहां ये लिखा गया कि 15(6) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से सवर्ण पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 15(6), और ये लाया गया 2019 में, जो आपके द्वारा 103वां संविधान संशोधन था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को आप लोगों ने पढ़ा था कि लोक नियोजन में अफसर की समानता है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब लोक नियोजन में किस प्रकार से अफसर की समानता है वो आज हम पढ़ेंगे। लोक नियोजन में अफसर की समानता। अब राज्य अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत ये लिख दिया गया है कि राज्य लोक नियोजन में जो अफसर है उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत ये लिख दिया गया, वही आधार बताए गए, वहां पर 5 आधार बताए थे, यहां पर 7 थे, कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, इन आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी सेवाओं में प्रवेश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपको कोई इन आधारों पर भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होता है, और उसके बाद आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 16 का भाग आता है 3। 16 के भाग 3 में यह लिख दिया कि अगर संसद चाहे तो विधि निर्माण कर सकती है, संसद विधि का निर्माण कर सकती है, और ये विधि किसके लिए बनाएगी? संसद विधि का निर्माण करेगी, निवास स्थान की शर्त रख सकती है। जैसे कहीं कहीं पर पूर्वोत्तर राज्यों में, बहुत सारे पूर्वोत्तर में कुछ स्टेट हैं, दक्षिण के स्टेट है, वहां पर निवास स्थान की शर्त आरोपित की जा सकती है कि भाई यहाँ के जो लोकल है उनके लिए पहले और जो अन्य स्टेट के उनके लिए बाद में। या फिर रिजर्वेशन का प्रावधान आपने देखा होगा, कई जगह पर स्टेट में रिजर्वेशन है, कई जगह पर नहीं है। केंद्र का रिजर्वेशन अलग है, स्टेटों का रिजर्वेशन अलग है। तो ये लिख दिया गया 16(3) के अंतर्गत कि संसद चाहेगी तो विधि का निर्माण कर सकती है, वो विधि होगी निवास स्थान से संबंधित। इसके बाद अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) वही बात कहता है कि राज्य अगर चाहेगा तो सरकारी सेवाओं में जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए नियुक्ति में आरक्षण दे सकता है। इसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये लिख दिया गया था अनुच्छेद 16(4) में। और जैसे ही अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया, इसके बाद फिर
आगे इसी के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए और कुछ विवाद इसके द्वारा चालू हो गए। इसी का हवाला लेकर जो राष्ट्रपति साहब हमारे होते हैं वो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति साहब चाहें तो कोई आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग किसके लिए गठित? कि सामाजिक और शैक्षणिक लोगों की, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करने के लिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एक आयोग का गठन कर सकते हैं। ये लिख दिया गया क्योंकि अनुच्छेद 16 हमको ये छूट प्रदान करता है। इसके बाद में इसका प्रयोग करते हुए हमारे राष्ट्रपति साहब ने सबसे पहले 1979, ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। 1979 में मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी, तो उस समय पर एक आयोग का गठन किया जिसको हम लोग कहते हैं मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग क्यों बनाया गया? मंडल आयोग बनाया गया इस चीज की पहचान करने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए बनाया गया मंडल आयोग। इसकी 2-3 बातें आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि इसी ने SC ST जो पहले से ही आरक्षण प्रदान किया जा चुका था और उसके बाद आया था OBC, तो ये संविधान के मूल संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है रिजर्वेशन। मंडल आयोग ने जो रिजर्वेशन की सिफारिश की थी वो पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की थी और उसमें बताया गया था कि इनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। 5000 के आसपास, लगभग 5300 के आसपास जातियों की पहचान भी की गई थी। वो इतनी गहरी बात में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तब ये बताया गया मंडल आयोग में कि क्योंकि SC ST को तो मूल संविधान में रिजर्वेशन दिया गया है, OBC के लिए जो आयोग बना था पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, उसने ये रिकमेंड किया था कि 27% इनके लिए आरक्षण दिया जाए, क्योंकि लगभग 54% के आसपास इनकी जनसंख्या है। उसके बाद में जैसे ये डिसीजन आया 1991 में, इसी निर्णय में 2 परिवर्तन किए गए और 2 परिवर्तन जो किए गए नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया कि 27% आरक्षण आर्थिक आधार पर, 27% जो जनसंख्या है, 10% आरक्षण, 27 नहीं, 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए दिया जाए। 10% आरक्षण की बात कही गई थी 1991 में कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसमें 2 परिवर्तन कर दिए थे इन लोगों ने ये। इसके बाद में इसी के खिलाफ ये जब आ गया था कि हमें व्यवस्था करनी है 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के आरक्षण के लिए, और ये जो रिकमेंड कर दिया था ये 27% आरक्षण इनको दे दिया जाए OBC के लिए। इसी के खिलाफ एक वाद आया था जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद जस्ट 1991 के बाद ही 1992 में ये वाद आया था, जिसको इंदिरा साहनी वाद या फिर भारत संघ कहते हैं या फिर मंडलवाद कहते हैं। इंदिरा साहनी आपको याद रखना है कि इंदिरा साहनी ये बात था 1991 के डिसीजन के तुरंत बाद ये आया था, क्योंकि उस समय 27% OBC के लिए रिकमेंड कर दिया था नरसिम्हा राव साहब ने और 10% EWS के लिए रिकमेंड किया था। ये बात हो गई थी। इसके बाद में ये 1992 का बाद आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो रिकमेंडेशन थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो 10% EWS के लिए रिकमेंड किया गया था उसको कैंसिल कर दिया। तो 10% आरक्षण EWS के लिए नहीं होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में कहा था
और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही थी कि ओबीसी के लिए आरक्षण आप दे सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत ओबीसी में भी क्रीमी लेयर की सीमा होगी, और क्रीमी लेयर की जो सीमा है उससे ऊपर जो जिनकी आय होगी, एक विशेष आय निश्चित कर दी गई, उससे ऊपर जो आय जिनकी होगी उनको आरक्षण का लाभ ओबीसी में भी नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ये इंदिरा साहनीवाद में दो परिवर्तन किए थे। 10% ईडब्ल्यूएस को तो रिजेक्ट ही कर दिया था और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की एक सीमा लगा दी थी। और जो क्रीमी लेयर की सीमा थी उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, उसके बाद में एक कमेटी भी गठित की गई थी, वो उस समय के समय पर 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा थी। इसी को कि क्रीमी लेयर कितना हो, जो 8 लाख आपको मैंने बताया है, तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत दे दिया था कि क्रीमी लेयर किसको माना जाएगा, कितने लोग कमाई वाले को, कौन सी ग्रेड वाले को। तो इसी के लिए आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को हम लोग रामनंदन मिश्र कमेटी कहते हैं, रामनंदन मिश्र समिति इसके बाद बनाई गई कि भाई कौन क्रीमी लेयर है और कौन क्रीमी लेयर नहीं है। इस सीमा को निश्चित करने के लिए यह आपकी बनाई गई थी 1993 में। इसके तुरंत बाद में, इसके बाद में इन लोगों के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा ये 8 लाख की सीमा निर्धारित की थी, जो कि जिसकी आय 8 लाख है, अगर ऊपर है 8 लाख से तो उसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद ये बात हो गई थी कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी, ए और बी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो श्रेणी है ए बी, इनके कर्मचारी और 8 लाख से ऊपर के आय वाले लोग, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये मामला था इंदिरा साहनीवाद का। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन किया गया, और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग, 102वां संविधान संशोधन और ओबीसी आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338, और 338 में भी आपको विशेष याद रखना है, 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इससे पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। 338 बी के तहत 102वां संविधान संशोधन किया गया, 338 बी जोड़ा गया, जिसमें लिख दिया गया कि ओबीसी आयोग अब से एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। कहां मिला हुआ है? 338 बी के अंतर्गत। इसके बाद में यह 2018 में किया गया, और जब यह संविधान संशोधन किया गया और ये जो दर्जा दिया गया, इसमें यह बात लिख दी थी सरकार ने कि जो पिछड़ी जाति हैं उनकी पहचान, पिछड़ी जातियों की पहचान केंद्र करेगा। पिछड़ी जातियों की पहचान कहां से की जाएगी? केंद्र द्वारा। अब इसका विरोध हो गया, क्योंकि पिछड़ी जातियों की पहचान पहले राज्य करते थे, राज्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग पिछड़ी जातियां हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा विरोध हो गया। इसमें पुनः संशोधन किया गया और एक और संविधान संशोधन लाया गया, 105वां संविधान संशोधन। इसमें केवल यह बात कह दी गई थी कि राज्य पिछड़ी जातियों की पहचान करेगा, राज्य पिछड़ी जातियों की पहचान कर सकता है, ये बात इसके अंतर्गत लिख दी गई थी। अब आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग एक देखेंगे 77वां संविधान संशोधन, उसके बाद 85वां संविधान संशोधन और 81वां संविधान संशोधन। ये भी इसी से संबंधित है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देता हूं कि 77वां संविधान संशोधन क्या है। 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में आया था, उसके अंतर्गत 16(4)A जोड़ा गया, और इसमें लिख दिया कि अगर SC/ST को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, SC/ST को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। पहले सामान्य रूप से नौकरी में आरक्षण था, इसके बाद पदोन्नति में भी आरक्षण 77वें संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया SC/ST के लिए। इसके बाद में
एक और संविधान संशोधन किया गया, उसमें माना गया कि जो ये पदोन्नति की तिथि है वो ज्वाइनिंग से नहीं मानी जाएगी, जब आप उनको पदोन्नत करेंगे उस तिथि से मानी जाएगी। तो वो कोई बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे 16(5), जो अनुच्छेद था 16 का ही 5वां भाग था, उसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, अगर कोई धार्मिक संस्था है, कोई धर्म के काम करने वाले लोग चाहे, तो वो धार्मिक संस्था अगर चाहे तो अपनी संस्था में जिन व्यक्तियों को शामिल करता है तो प्रतिनिधित्व में वो धर्म को प्रायोरिटी दे सकता है, धर्म को प्राथमिकता दे सकता है उनकी नियुक्ति में। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत ये लिख दिया गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 16(6), 16(6) में वही है जो आपको पहले बताया था, 103वां संविधान संशोधन, और उसके अंतर्गत क्या लिखा गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में आरक्षण। याद रखना है केवल नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण है। और आधार क्या बनाया गया था, आर्थिक बनाया गया था, ये पहले पढ़ लिया है आप लोगों ने। एक और संविधान, एक और मूल अधिकार में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उन लोगों का, इसलिए 103वां संविधान संशोधन करके 16(6) भी जोड़ा गया। तो 2 आर्टिकल 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया था कि अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत, ये इसमें लिख दिया गया है। और ये जो अस्पृश्यता का अंत था, इससे संबंधित एक कानून बना दिया गया 1955 में, अस्पृश्यता अधिनियम। अस्पृश्यता अधिनियम जब बनाया गया, अस्पृश्यता एक्ट बना दिया गया 1955। इस शब्द को लेकर थोड़ा सा विवाद था, तो इस शब्द के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, पेरुलम समिति, इलाया पेरुलम समिति। इसने कहा था कि इस शब्द को बदला जाए, तो बाद में इसी अस्पृश्यता अधिनियम को नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो ये बात है आपकी अनुच्छेद 17 की। इसके बाद में आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 18। 18 में उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों में कल मैंने आपको बताया था कि 18(1) के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि कोई भारतीय किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ये जो भारत रत्न वगैरह होता है उपाधियों में नहीं आते, ठीक है। तो कोई भी भारतीय कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी है, विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करता है, पहली बात तो कोई भारतीय ग्रहण नहीं करेगा। अगर विदेश से वो ग्रहण करता है कोई भारतीय, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये लिखा गया 18(1) में। 18(2) में ये लिख दिया गया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो कोई उपाधि लेना चाहे किसी और देश से, तो उसको भी उस उपाधि के लेने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये लिखा गया 18(1) और 18(2) के अंतर्गत। इसके बाद अगले जो आर्टिकल है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। एक बात और साथियों, अगर आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो पसंद आता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो पसंद आती है, तरीका पसंद आता है, तो आप वीडियो देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और भी, अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो कंटेंट है, हम जो पढ़ाते हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेरी तरफ से बात है कि आप बिल्कुल हमारे चैनल पर टाइम खराब मत कीजिए। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, अगर हमारा पढ़ाया वो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।